सवाल है। वित्त मंत्री लगातार 9वीं बार इस बजट को पेश करने वाली है। निर्मला सीतारमण आज बड़ी सौगात दे सकती है। देश के वित्त मंत्री हैं। रक्षा बजट में कई ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा भी माना जा रहा है। सुबह 11 बजे से वित्त मंत्री बजट को पेश करेंगी और बजट से नौकरी पेशा वर्ग को काफी उम्मीदें हैं। सैलरीड क्लास जिन्हें कहा जाता है। टैक्स स्लैब में थोड़ा और बदलाव क्या किया जाएगा, ये भी देखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर से जुड़े बड़े ऐलान भी संभव है। बजट में एमएसएमई पर भी घोषणा हो सकती है, कोई बड़ी घोषणा हो सकती है इन उद्योगों के लिए। वहीं चुनावी राज्यों के लिए विशेष घोषणाएं भी संभव है। बजट में कृषि सेक्टर पर विशेष तरीके से फोकस रह सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो देखिए, एग्रीकल्चर, डिफेंस को क्या बड़ी सौगातें मिलती है, ये देखना होगा। फिलहाल कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं 2019 से लेकर 2025 तक की ये तस्वीरें, जब बजट पेश किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 2019 की भी ये तस्वीरें देख लीजिए आप। 2020 की भी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर पेश कर रहे हैं। 2021, 2022 कोविड का समय था ये। फिर 2023 की भी तस्वीरें देख लीजिए। 2024, 2025, जहां 2024 में अंतरिम बजट पेश किया गया था, तो 2024 में पूर्ण बजट पेश किया गया और 2025 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब आप देखिए, सेंटर में जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है वो है 2026 की तस्वीरें। आज बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनके हाथ में जो ये लाल रंग का टैबलेट है, क्योंकि डिजिटल तरीके से बजट अब पेश किया जाता है, तो इसी टैब में, दरअसल इसी टैब को वो पिटारा कहा जा सकता है, जिस पिटारे से अलग अलग सेक्टर्स के लिए सौगातें निकल सकती हैं। उनको अलग अलग सेक्टर्स को कितना बजट अलॉट किया जाता है, कितने फंड्स अलॉट किए जाते हैं, ये सामने आएगा आज। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को 9वीं बार पेश करने वाली है। लगातार उनका ये 9th बजट है, जो अपने आप में काफी अहम बात होती है, काफी महत्वपूर्ण बात होती है। सुबह 11 बजे से वित्त मंत्री इस बजट को पेश करने वाली है। कई सेक्टर्स को बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। हर सेक्टर देखिए बूम करे, उस सेक्टर के लिए किस तरह से अब बजट में अलॉटमेंट होते हैं, ये फिलहाल देखना होगा। बजट में घर खरीदने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए लोन के ब्याज पर कटौती की सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। क्या ये किया जाता है, ये भी देखना होगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए एचआरए छूट के नियमों में बदलाव और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नए प्रोत्साहनों की भी उम्मीद की जा रही है। तो ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि रियल एस्टेट के लिए निकलकर इस बजट में क्या आता है, हेल्थ सेक्टर के लिए क्या आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, किसको क्या मिलेगा, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मुबश्शिर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। आज बजट को लेकर चर्चा तो लगातार दिन भर होने ही वाली है सैयद, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि ये बजट अलग अलग सेक्टर्स को देता क्या है, क्योंकि उम्मीदें बहुत होती हैं लेकिन सबकी उम्मीदें पूरी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि उम्मीदें होती हैं और एक आम बजट से, जो आम जनता से जुड़ा हुआ बजट होता है पूजा, उससे उम्मीदें लगाना भी थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि जब तक आप उम्मीद नहीं लगाएंगे, सरकार के सामने अपनी डिमांड नहीं रखेंगे, तब तो सरकार शायद ही उस चीज़ पर कोई काम कर सके। मैं आपको कुछ डिटेल्स में अगर बात करना चाहूँ, 5 ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स पर इस बार ज़्यादा फोकस होने वाला है। सबसे अहम चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा विस्तार से, तो निर्मला सीतारमण देश का जो आगामी बजट है, पहली बार इतिहास में रविवार के दिन हो रहा है, ये सबसे खास बात है। दूसरी बात, जैसा कि आपने भी कहा, 9वीं बार जो है निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं। तीसरी सबसे अहम चीज़ है कि इस बजट से आम लोगों के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। सबसे अहम चीज़ की मैं बात करूँ, इनकम टैक्स की जो छूट की बात है, पिछले साल 12 लाख का स्लैब दिया था निर्मला सीतारमण ने, इस बार उम्मीद की जा रही है कि बढ़ के 2 लाख एक्स्ट्रा होगा, यानी 14 लाख के आसपास होगा। वहीं दूसरी तरफ एनपीएस सिस्टम जो होता है, नेशनल जो पेंशन सिस्टम है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये उम्मीद जताई जा रही थी, ये मांग रखी जा रही थी कि जो पेंशन सिस्टम है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन सिस्टम बनता है, उसमें 80% जो है वो विड्रॉल किया जा सके, ताकि वो पैसा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल में आ सके, उस पर टैक्स कम हो, इन सब चीजों की उम्मीद की जा रही थी।
दूसरी तरफ हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं सोने और चांदी के जो रेट है वो आसमान से भी ऊपर गुजर चुके हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए 4 लाख के आसपास पहुंच चुकी थी चांदी, जिसमें अभी 50,000 एक दिन कल ही टूटी है चांदी, नीचे गिरी है, लेकिन उसके बावजूद भी 3.5 लाख के आसपास है। सोना काफी ज्यादा महंगा है, तो आम गृहिणी, और इस वक्त सीजन शादियों का है, साया चल रहा है, तो ऐसे में खरीदारी करना बहुत मुश्किल है, जो आम जनता की बात है। तीसरी सबसे अहम चीज मैं आपको बताऊं कि जो देश के किसान हैं उनको इस बजट से भी उम्मीद है। देश के किसानों को उम्मीद इस बात की है कि जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत जो उनको सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं वो उनको बढ़ाकर 12,000 रुपए होंगे, इस तरीके की डिमांड भी की जा रही थी। तो ये किसानों की एग्रीकल्चर की बात है। एमएसपी पर रेट बढ़ाया जाएगा, खाद को सस्ता किया जाएगा, कृषि उद्योग को जिस तरीके से उसमें कहीं ना कहीं डिबेट मिलेगी। पांचवी सबसे अहम चीज मैं आपको बताऊं कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस हो, या किसी भी तरह का कोई भी इंश्योरेंस हो, उसमें उम्मीद ये की जा रही थी कि जो जीरो कैटेगरी में रख चुकी है उसमें 100% एफडीआई को मंजूरी मिलेगी, ताकि इन्वेस्टमेंट भी आ सके और रोजगार भी बढ़ सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको लगता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सबसे ज्यादा छूट मिलने की उम्मीद की जा रही है। दूसरी तरफ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन पर जीएसटी की जो बात होती है उसमें जो है कह सकते हैं कि थोड़ा सा रियायत मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो ऐसे देश भर के आम लोग से लेकर इंडस्ट्रीज के सभी लोगों को ये उम्मीद है कि इस बार कुछ खास होगा। अब देखना यह होगा 11 बजे जब निर्मला सीतारमण का बजट का पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ देश के लिए निकलता है। पूजा, बिल्कुल, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ देश के लिए निकलता है। हालांकि स्टेट्स को भी बड़ी उम्मीदें होती हैं अब, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कमिंग विधानसभा के इलेक्शंस होंगे, तो वहां को लेकर तो बात की जा रही है। लेकिन क्योंकि आप दिल्ली में अभी मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि हम दिल्ली की बात भी कर लें। यहाँ पे दिल्ली की एक्सपेक्टेशंस किस किस चीज को लेकर हो सकती है कि उनको एक अच्छी खासी हेल्प मिल जाए, क्योंकि बड़े इश्यूज हैं दिल्ली में। बिल्कुल पूजा, देखिए आप और हम दिल्ली में रहते हैं, हम अमूमन कई सारी चीजों से दो चार होते हैं, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो ट्रैवल की बात हो। लगातार दिल्ली में बसेस को बढ़ाने की बात चल रही है, हालांकि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में काफ़ी बसेस बढ़ाई हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ गए हैं, तो उनको बढ़ाने की बात है। जो रेलवे सिस्टम है लोकल का उसको मेट्रो के विस्तार को लेकर जो 5वें चरण का विस्तार है वो करने की बात है, उस पर भी उम्मीद है कि बजट मिलेगा साथ। दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है, दिल्ली के जो रूरल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट को लेकर बात है। पानी की में ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली के 30% लोगों को ही पानी मिल पाता है और 70% लोगों को पानी नहीं मिलता, तो ये भी एक बड़ी बात है और उनको भी देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में भी रियायत मिले। दूसरी तरफ जो गृहिणियां हैं जिनको अपना घर का अपना किचन संभालना है, उनको बड़ी उम्मीद है कि किचन का जो सामान है वो सस्ता होगा और उसी तर्ज पर दिल्ली को भी काफ़ी फायदा होगा। पूजा, बिल्कुल, और कुछ ऐसे बड़े इश्यूज जैसे यमुना अलॉटमेंट उसको लेकर होती है, फंड्स रिलीज होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें कुछ असर यमुना को देखकर हम कई सालों से देख रहे हैं कि नज़र नहीं आता है। फिर दिल्ली में जो ये एयर पोल्यूशन है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है और इस बार तो इस पर बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगा दी। ये सब भी क्या मतलब कंसीडर किया जा सकता है ताकि दिल्ली के इन इशूज़ को ख़त्म किया जा सके दिल्ली की हिस्सेदारी के तौर पर? अब बिल्कुल देखिए पूजा, आपने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली का अगर बजट बढ़ता है, क्योंकि राज्यों का बजट आम बजट में भी आता है, राज्यों का बजट अगर बढ़ता है तो उसमें चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे यमुना साफ करने के या हर घर जल योजना की बात हो, इन सब चीज़ों पर ही फर्क पड़ेगा। तो ये चाहे पॉल्यूशन की, जैसे आपने बात की, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त हमारे खासतौर पर दिल्ली में। दम घुटता है जब ऐसा मौका आता है जब दिल्ली पॉल्यूशन से घिरी होती है, AQI 400 पार, उसके लिए काफ़ी इंतजाम करने की ज़रूरत है दिल्ली को खास तौर पर, और आसपास के इलाकों को भी उस पर काम करने की ज़रूरत। तो जाहिर सी बात है अगर दिल्ली का बजट बढ़ाया जाता है तो उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर दिल्ली वालों को हो सकता है, चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, यमुना सफाई की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, मेट्रो का चलन बेड़ा बढ़ाने की बात हो, इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और ये उम्मीद है कि दिल्ली का बजट इस बार बढ़ाया जाएगा ताकि दिल्ली वालों को और राहत दी जा सके। जी, एक चीज़ और भी मैं जानना चाहती हूँ आपसे, ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, क्योंकि ये हरियाणा में भी, अब दिल्ली में तो लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की बनी तो यहाँ पर आयुष्मान स्कीम को, इस योजना को लागू किया गया, उससे पहले नहीं चल रही थी। लेकिन जैसे हरियाणा जैसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर डॉक्टर्स स्ट्राइक पर जा रहे थे, वो आयुष्मान योजना के तहत लोगों को सुविधाएं उनका इलाज करने से मना कर रहे थे, इस वजह से क्योंकि उनको आगे से वो फंड नहीं मिल रहा था कि वो आगे इस सुविधा को ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट प्रॉपरली कर सके।
तो हेल्थ सेक्टर में क्या ये एक बड़ी मांग है कि आयुष्मान योजना जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है वहां के लिए भी फंड्स इंक्रीज किए जाए? बिल्कुल, देखिए पूजा, सिर्फ आयुष्मान योजना ही नहीं, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली और बदलाव की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। पिछली सरकारों ने जितना किया वो काफ़ी नहीं था। आगे आने वाले दिनों में भी इसकी जो है डिमांड है वो लगातार बढ़े, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात हो, हॉस्पिटल में बेड बढ़ाने की बात हो, हेल्थ सिस्टम को ठीक करने की बात हो। आयुष्मान योजना का, जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स इलाज नहीं करते हैं क्योंकि पैसा बहुत लेट आता है, तो सरकारों के पास या फिर राज्यों के पास अगर बजट होगा हेल्थ का तो वो पैसा जल्द से जल्द रिलीज होगा, और रिलीज होगा तभी एक अच्छे हेल्थ सिस्टम जो है वो काम कर पाएगा। इस वजह से बहुत जरूरी है कि राज्य के सरकारों का जो बजट है वो बढ़ाया जाए, ताकि जो इस तरीके की स्कीम है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की खासतौर पर जो स्कीम है, उनको आसानी से लागू किया जा सके और उसका पालन भी करवाया जा सके, क्योंकि टाइम पे पैसा ना मिलना बहुत बड़ी मजबूरी एक हॉस्पिटल्स के लिए भी बन जाती है। उन सब चीजों की डिमांड शुरू से ही उठती आ रही है, चाहे किसी भी योजना के तहत सरकार जिस में पैसा हॉस्पिटल्स को देती है या हेल्थ सिस्टम को ठीक करती है, उसमें अगर टाइम पर पैसा नहीं पहुंचता है तो वो दिक्कतों का सामना तो जरूर करना ही पड़ता है। पूजा, बिल्कुल सैयद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और बजट का इंतजार अब देखिए पूरे जनता को ही है, आज क्या कुछ वित्त मंत्री के पिटारे से निकलता है ये देखना होगा। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बजट में रेल पर बड़ी घोषणा हो सकती है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा, नई अमृत भारत ट्रेन का ऐलान हो सकता है, वंदे भारत ट्रेन की घोषणा हो सकती है। रेलवे के बजट में भी बढ़ोतरी संभव है। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बजट में रेल पर बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा, तो वहीं नई अमृत भारत ट्रेन का ऐलान किया जा सकता है, तो वंदे भारत ट्रेनों की घोषणा भी की जा सकती है, ये भी जानकारी मिल रही है। रेलवे के बजट में बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी। ये बजट इस मामले में भी ऐतिहासिक है कि पहली बार आज़ादी के बाद देश का जो बजट है वो रविवार को दिया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। इस बारे में क्या सोचना है आम इंसान का, उनकी ज़िंदगियों पर कितना असर पड़ेगा, उनकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, वो जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ और कोशिश करेंगे बात करने की और जानेंगे कि कितना असर जो है उनकी ज़िंदगियों पर इस बजट से पड़ेगा और क्या उम्मीदें इस वक्त लगाई जा रही। मतलब क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवम है। बजट आज पेश होगा और पहली बार संडे को पेश हो रहा है। पहली बात तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप, और दूसरा कितना असर पड़ने वाला है और क्या उम्मीदें हैं आप लोग? जी, हम अगर बजट के बारे में बात करें तो हाँ, संडे रियली हेल्पफुल, क्योंकि ये मतलब वीकडेज है तो वीकेंड है, तो ऑब्वियसली हम इसको रिव्यू कर पाएंगे, देख पाएंगे, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो मतलब इस समय हम रेलवे स्टेशन पे तो ऑब्वियसली हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ उनके लिए कदम उठाएगी, जैसे जनरल जो डिब्बे में ट्रेवल करते हैं, डिब्बे बढ़ने की आशंका है कि हाँ भाई उनकी भी केयर होगी। और ये जो लग्जरी ट्रेन है जैसे वंदे भारत हो गया, तो हमको लगता है इनका अगर किराया कम होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोचेंगे तो इसमें आम जनता भी ट्रेवल कर पाएगी, राइट। और एक दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो स्लीपर होता है ना, 2 महीने 3 महीने बुकिंग होती है, इसमें हालांकि काफ़ी कुछ सुधार किया सरकार ने कि इसकी जो फ्रॉड बुकिंग होती है वो कम से कम हो सके, बट अभी भी उसमें चांसेस हैं, और जिसको जैसे रैंडम मतलब और सुधार की ज़रूरत है। जी, अभी भी हाँ, सुधार की ज़रूरत है, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा इस बजट में, रेलवे के लिए भी और यात्रियों के लिए भी। यही उम्मीद है भी है जो पहले से उसमें और राहत हमें देंगे, ताकि हमारी कुछ बचत हो पाए और कुछ हम और उसमें अपना बढ़ावा कर सके। हाँ, ये उम्मीद है, और रेलवे के लिए भी कह रहे थे तो उसमें हम चाहेंगे कि उसमें और कुछ पैसा कम करें और सुविधाएं बढ़ाएं। आई एम सीए फाइनल स्टूडेंट, तो जस्ट लाइक अ विंडो ड्रेसिंग। सीए स्टूडेंट है? जी हाँ यार, तब तो आप बेहतर बता सकते हैं कि और किन किन चीज़ों में आपको लगता है कि सरकार को आपके सजेशन के तौर पर कि और क्या क्या करना चाहिए ताकि आम लोगों को और राहत मिल सके। सर, आई मीन टू से दैट जस्ट लाइक कि थोड़ा चीज़ों को आप इम्प्रूव करें, बट ना कि किसी पर्टिकुलर चीज़ों को। जस्ट लाइक अब वंदे भारत को बढ़ाने के लिए आप दूसरी ट्रेनों को लेट कर देते हैं, इस चीज़ पर ये दिक्कत है, और लोगों को बहुत ज़्यादा डिले होता है। और जस्ट लाइक ट्रेनों में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, मतलब स्लीपर और एसी में जस्ट लाइक जनरल पब्लिक हो जाती है,
उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत ये तो डिपेंड करता है ना कि जो जितना कॉस्ट बेयर कर सकता है उस हिसाब से अपना ट्रैवल कर सकता है। I mean to say that just like आप चीज़ों को कम करिए ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप जो है कि उस बर्डन को कम करते जा रहे हैं ना। जैसे जनरल डब्बे जब बांध रहे हैं कि यहाँ पे 80% पब्लिक रूरल एरिया, मतलब रूरल एरिया जस्ट लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन से है, तो आपको उस चीज़ों को जनरल डिब्बे बनाने चाहिए। फैसिलिटी दीजिए। बाकी जैसे यूएस कंट्री में, अदर कंट्री में होता है कि वहाँ पे जनरल डब्बे ज़्यादा है, मतलब आई मीन टू से डैट कि जस्ट लाइक जितने डब्बे उतनी, जितनी सीट उतने इतना टिकट, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। में एक्सपेंसिव है यहाँ पर स्टेशन पे, कहीं भी जाओ कोई भी एक्सपेंसिव है। 10 रुपए से शुरू करे चाय, अभी 25 हो रहा है। प्राइवेट वाले ने ठेके में ले रखे जितने भी कैंटीन है यहाँ पे। ये अब 10 रुपीज़ की स्टार्टिंग में चाय दिए, अभी 35 तक हो गए चाय। अच्छा। देख लो इसमें एक्सपेंसिव हो रहा जा रहा है यहाँ वो पर। सस्ता होना चाहिए, मतलब। सस्ता होना चाहिए, लोगों को वेरी रोजगार के एक्सपेंसिव। हिसाब से। बजट तो जरूर अच्छा ही देंगे हम अच्छा लोग देंगे। यहाँ। लगता है कि अभी कुछ फर्क पड़ेगा और कुछ कमी नहीं हो? नहीं, मोदी की सरकार में सब अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। उम्मीद तो अच्छी ही है, और बजट अगर हम आएगा तो और बेहतर ही होगा जैसे पिछले साल के अकॉर्डिंग। और उम्मीद है कि किराया वगैरह सब सही हो। सस्ता हो। हाँ, और राशन मेन जो है, जो वो किराया है, जो मतलब हर क्लास जो एफर्ट कर सकती है, तो किराया और जो राशन है वो अच्छा होना चाहिए। बाकी चीज़ें तो फिर अकॉर्डिंग मैनेज हो जाती। आपको क्या लगता है मैम? किराया सब सस्ता होना चाहिए। हाँ, हाँ सस्ता होना चाहिए। हाँ। और जो चीजें महंगी हुई हैं हाँ, उन पे भी सस्ता होना चाहिए सब कुछ। होना चाहिए। और क्या, आपको क्या लग रहा है कि आम बजट से क्या उम्मीद है? सेम मैडम की बात वही है। मैडम को किचन चलाना है, आपको किचन थोड़ी ना चलाना है, आपको तो कमाना है। किराया सस्ता होना चाहिए। जो जैसे गोल्ड है और अपना सिल्वर है, ये महंगे हो रहे हैं, इन पे भी थोड़ा नजर रखना चाहिए मोदी जी को। आम पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए। महंगाई का दौर है, लेकिन हर इंसान बजट से यही उम्मीद करता है कि हमें कुछ राहत मिले। खासकर गरीब आदमी। आपको लगता है किन किन चीजों पर राहत सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए जो आम इंसानों को फर्क पड़ता है इससे? सबसे चीज़ खान पीन की सामग्री, मतलब खान पान का, ये गरीब आदमी के लिए बहुत रोज के उपयोग का सामान है। इस पर जरूर राहत मिलनी चाहिए। राहत मिलनी चाहिए बहुत जरूर। चलिए, जाहिर सी बात है एक आम इंसान ये सोचता है कि जो मैं कमाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर लेकर जाऊँ ताकि अपना और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। लेकिन सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि बजट में कई सारी चीज़ें इस बार ऐसी रखी गई हैं